Satires and Epistles Prologue, an epilogue to Dr. Arbuthnot। स्टैंजा 1 को देखते हैं। यह एक कहानी है जॉन नाम के एक आदमी की। वह बहुत परेशान है और अपने दोस्त से कह रहा है, अरे जॉन, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं थका हुआ हूँ। वह इतना परेशान है कि कहता है, दरवाजे की कुंडी भी बंद कर दो और सबको कह दो कि मैं बीमार हूँ, बल्कि कह दो कि मैं मर गया हूँ। वह आगे कहता है कि जैसे आसमान में बहुत गर्मी पड़ रही है, मानो कोई तारा बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि जैसे पागल लोग या बहुत ज्ञानी लोग सब बाहर निकल आए हैं। उसकी आंखों में गुस्सा है और हाथों में कागज़ है। वे सब चिल्ला रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हो, और पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। जॉन सोच रहा है कि अब उसे कौन बचाएगा, वह कहाँ छुप सकता है। उसे लगता है कि वह चाहे झाड़ियों में छिप जाए या किसी गुफा में घुस जाए, वह उनसे बच नहीं पाएगा। वे हर जगह आ जाते हैं, ज़मीन पर, पानी में, हर तरह से हमला करते हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी रथ को रोककर और नाव पर चढ़कर वे हर हाल में उस तक पहुंच ही जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो किसी परेशानी या मुसीबत में इतना घबरा गया है कि उसे लग रहा है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है और उससे कोई नहीं बच सकता। ठीक है, और उससे कोई नहीं बच सकता। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है ये कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। वह इतना ज़्यादा परेशान है कि उसे कोई भी जगह शांत और पवित्र नहीं लगती। यहाँ तक कि चर्च भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता। उसे तो रविवार का दिन भी आम दिनों जैसा ही लगता है, उसमें कोई खास बात नहीं लगती। फिर वह कहता है कि जैसे टकसाल, जहाँ पैसे बनते हैं, सिक्के बनते हैं, से कोई ऐसा आदमी निकल रहा है जो सिर्फ तुकबंदी करता है, यानी कविताएं बनाता है, और वह आदमी उसे ठीक उसके खाने के समय पकड़ने के लिए खुश हो रहा है। वह पूछता है कि क्या कोई ऐसा पादरी है जो बहुत ज़्यादा शराब पीकर मस्त है? क्या कोई ऐसी कवित्री है जो बहुत भावुक और रोने वाली कविताएं लिखती है? क्या कोई ऐसा अमीर आदमी है जो बेकार की तुकबंदी करता है? वह एक ऐसे क्लर्क के बारे में भी बात करता है जिसे अपने पिता के बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है? वह उस समय कविता लिख रहा है जब उसे जरूरी कागजात लिखने चाहिए। और क्या कोई ऐसा आदमी है जिसे स्याही और कागज नहीं मिली जिसे कोई स्याही और कागज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वह दीवारों पर कोयले से कुछ भयानक लिख रहा है। तो बच्चों, इस कहानी में वह आदमी अपने परेशानियों से इतना घिसा हुआ महसूस कर रहा है कि उसे हर तरफ अजीब और परेशान करने वाले लोग ही दिख रहे हैं। उसे लगता है कि जैसे हर कोई उसे पकड़ने या तंग करने के लिए तैयार है, चाहे वह धार्मिक व्यक्ति हो, कवि हो, अमीर हो या कोई आम आदमी हो। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही और यह आदमी अपनी मुश्किलों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अब हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। तो थर्ड स्टैंजा में वो परेशान आदमी कहता है कि सब लोग टवीटनम नाम की जगह पर उसके पास आ रहे हैं और बहुत ही विनम्र तरीके से उससे कह रहे हैं कि उन्हें पागल या घमंडी बनाए रखें। सोचो, यह कितना अजीब बात है। फिर वह आर्थर नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जिसका एक लापरवाह बेटा है जो नियमों को नहीं मानता। और पता है आर्थर क्या कहता है? वह कहता है कि यह सबसे परेशान आदमी और उसके बुरे कामों की वजह से हो रहा है। तो बच्चों, इस कहानी में वह आदमी और सभी अजीब बातें, ठीक है, तो जो इस कहानी में वह आदमी और भी अजीब बातें बता रहा है। उसे लग रहा है कि लोग खुद ही उससे कह रहे हैं कि उन्हें बुरा बनाओ, और जब किसी का बेटा गलती करता है तो उसका इलाज भी उसी पर लगाया जाता है, इल्ज़ाम भी उसी पर लगाया जाता है।
तो ये थोड़ा उलझन भरा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वह आदमी बहुत निराश और परेशान है। उसे लग रहा है कि हर कोई उसे अपनी मुश्किलों के लिए दोषी ठहरा रहा है और लोग खुद भी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये आदमी सच में बहुत मुसीबत में लग रहा है ना। तो चलिए इसी थर्ड स्टैंजा के आगे की लाइनों को समझते हैं। अब यह दुखी आदमी कहता है कि गरीब कोमस देखता है कि उसकी परेशानी उसकी उसकी जो परेशान पत्नी भाग गई है, और वह किस किस को बुरा कहता है, वह बुद्धि को, कविता को और पोप को भी कोसता है। फिर वह अपने दोस्तों से कहता है, अरे मेरे दोस्त, काश तुम मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन रहते, क्योंकि दुनिया तो बस एक बेकार का गाना चाहती है। वह पूछता है कि कौन सी दवा या कौन सा जादू इस मुसीबत को दूर कर सकता है। उसे लगता है कि या तो किसी मूर्ख का गुस्सा या किसी का प्यार ही उसका अंत कर देगा। वह कहता है, यह तो बड़ी मुश्किल है, यह तो बड़ी मुश्किल है, मेरी तो खैर नहीं। उसे लगता है कि अगर उसके दुश्मन कुछ लिखते हैं तो वह उसे मार देंगे, और अगर दोस्त पढ़ते हैं तो वह भी उसे मार देंगे। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे पकड़कर जज के सामने बांध दिया गया हो, और वह कितना दुखी है। वह कहता है कि कौन चुप रह सकता है और कौन झूठ नहीं बोलेगा। उसे लगता है कि अगर वह हंसता है तो उसमें अच्छाई और शालीनता की कमी है, और अगर वह गंभीर होता है तो उसका चेहरा ऐसा ही दिखता। वह कहता है कि वह उदासी से भरा हुआ बैठा है और पढ़ रहा है, उसका सिर दर्द कर रहा है, और आखिर में अनमने कानों से वह एक सलाह सुनता है, अपनी शांति 9 साल तक बनाए रखो। तो बच्चों, इस कहानी में वह आदमी और भी ज़्यादा परेशान दिख रहा है। उसकी पत्नी भाग गई है और वह हर किसी को बुरा कह रहा है। उसे लगता है कि चाहे दोस्त हो या दुश्मन, सब उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। वह बहुत दुखी है और उसे एक अजीब सी सलाह मिलती है कि 9 साल तक चुप रहो। ठीक है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। अब इसके हम फोर्थ स्टैंजा को समझेंगे। वह परेशान आदमी जो ड्ररी लेन के ऊपर कहीं रहता है, जहाँ टूटी हुई खिड़की से ढकी हवा आ रही है, वह 9 साल सुनकर चिल्ला उठता है। उसे नींद में भी तुकबंदी सूझती है और सुबह उठने से पहले ही वह कुछ छापता है। उसे भूख लगी है और उसके दोस्त उससे कुछ कहने के लिए उसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। फिर वह कहता है, तुम्हें लगता है कि यह काम ठीक नहीं है, तो क्यों न इसे हटा दिया जाए। मैं तो पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ, तुम जैसे चाहो वैसा बना दो। वह कहता है कि तीन चीज़ें हैं जो किसी और की मामूली इच्छाओं से बंधी है, उसकी दोस्ती, उसका प्रस्तावना किसी कहानी या नाटक की शुरुआत, और 10 पाउंड। फिर पिथोलियन नाम का कोई आदमी उसे संदेश भेजता है, तुम उसके ग्रेस को जानते हो, मैं एक संरक्षण चाहता हूँ, उससे मेरे लिए कोई जगह मांगो। तो बच्चों, इस कहानी के इस भाग में वह आदमी और भी अजीब स्थिति में दिखता है। वह 9 साल तक शांत रहने की सलाह सुनकर हैरान है। वह अपनी रचना को बदलने के लिए तैयार है और ऐसा लगता है कि उसे पैसों और दोस्तों की मदद की ज़रूरत है, और एक और आदमी उससे किसी बड़े आदमी को मदद मांगने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक और आदमी उससे किसी बड़े आदमी से मदद मांगने के लिए कह रहा है। तो यह कहानी धीरे धीरे, ये जो पोएम है हमारी, ये धीरे धीरे पेचीदा होती जा रही है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि वह आदमी बहुत दबाव में है और उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिथोलियन ने उस परेशान आदमी के बारे में बुरी बातें फैलाई थी, लेकिन फिर वह कहता है, यह रहा एक पत्र, यह आपको बताता है सर कि ऐसा तब था जब उसे ज़्यादा समझ नहीं थी। फिर कोई कहता है, क्या तुम उसे मना करने की हिम्मत करोगे।
कल तुम्हें खाने पर बुला रहा है, नहीं तो वह साधु बन जाएगा। फिर वह आदमी कहता है, हे भगवान, यह एक पैकेट है, यह एक अजनबी की विनती है, एक नई दुख भरी कहानी, एक अनाथ की कविता। वह सोचता है अगर मुझे यह पसंद नहीं आया तो वे मुझ पर गुस्सा करेंगे, मौत और क्रोध की तरह, और अगर वह इसे पसंद करता है तो वे कहेंगे इसे मंच पर दिखाओ। आखिर में वह कहता है, वहाँ शुक्र है मेरे सितारे का, मेरा सारा काम खत्म हुआ। कलाकार और मैं शुक्र हैं कि दोस्त नहीं हैं, शुक्र है कि हम दोस्त नहीं हैं। तो बच्चों, इस कहानी ये जो हमारी पोयम है, इसके अंत में हमें पता चलता है कि उस परेशान आदमी के बारे में पहले बुरी बातें कही गई थी, लेकिन फिर सफाई दी जाती है, उसे खाने पर बुलाया जाता है और नई कहानी या कविता दिखाई जाती है, जिसके बारे में उसे डर है कि अगर उसे पसंद नहीं आई तो लोग गुस्सा करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका काम खत्म हो जाता है और वह कहता है कि कलाकार और वह दोस्त नहीं हैं, शायद इसलिए कि दोस्ती में मुश्किलें आ सकती हैं। तो यह थी उस परेशान आदमी की बारे में बातें, जिसे बहुत सी अजीब और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि कैसे लोग उसे तंग कर रहे हैं, उससे मदद मांग रहे हैं और उसे अजीब सलाह दे रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टैंजा है, फिर दैट द हाउस रिजेक्ट हिम, ठीक है, जो यहाँ से शुरू होता है, इसमें बताया गया है वह परेशान आदमी आगे कहता है कि अगर उस घर, शायद किसी बड़े आदमी का घर ने उसे मना कर दिया तो वह कहेगा, कसम से मैं इसे छपवा दूंगा और उन मूर्खों को शर्मिंदा करूंगा। तुम्हारा साथ है श्रीमान लेटांट के साथ। पहले इस कहानी में क्या बताया गया उसको समझते हैं। इस भाग में वह आदमी एक और मुश्किल में फंसा हुआ लगता है। उसे डर है कि अगर किसी बड़े आदमी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे छपवा कर बदनाम कर देगा। फिर वह लिंटॉट नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसकी कीमत ज़्यादा समझता है, लेकिन शायद थोड़ा सुधार करने पर मान जाता है। झगड़े के बाद वह आदमी तुरंत अपना काम निपटाना चाहता है और फिर उस आदमी से दूर रहना चाहता है। आखिर में मिडास नाम के एक राजा की कहानी का जिक्र आता है जिसके कान उग गए थे। यह शायद यह बताने के लिए है कि कभी कभी अजीब चीज़ें भी होती हैं और लोगों की बातें छिप नहीं पाती। तो वह परेशान आदमी आगे कहता है कि अगर उस घर, यानी बड़े आदमी के घर ने उसे अगर उस घर ने उसे मना कर दिया तो वह कहेगा, कसम से मैं इसे छपवा दूंगा और उन मूर्खों को शर्मिंदा करूंगा। तुम्हारा साथ है श्रीमान लिंटॉट के साथ। फिर वह लिंटॉट नाम के एक आदमी के बारे में कहता है, लिंटॉट तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, तुम मेरी कीमत बहुत ज़्यादा समझोगे। लेकिन फिर कोई और कहता है, नहीं श्रीमान, अगर आप इसे दोबारा देखें और थोड़ा सुधारें तो शायद नहीं। उस परेशान आदमी की थोड़ी सी भी हिचकिचाहट लिंटॉट के हमलों को और बढ़ा देती है। आखिर में लिंटॉट फुसफुसाता है, ठीक है, और हम नाश्ता करते हैं। झगड़े से खुश होकर वह आदमी तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, श्रीमान मुझे अपना काम दिखाएं और फिर आप जा सकते हैं, मुझे आपसे और नहीं मिलना। फिर एक पुरानी कहानी की बात आती है। यह तब गाया गया था जब मिडास के कान उगने लगे थे। मिडास एक पवित्र व्यक्ति और एक राजा था। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा शुरू होता है वो है, हिज वेरी मिनिस्टर हु स्पाइड देम फर्स्ट, सम से हिज क्वीन वाज फोर्स्ड टू स्पीक और बर्स्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो वह परेशान आदमी कहता है कि राजा का मंत्री जिसने सबसे पहले उन लोगों को देखा था, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी रानी को बोलने या फूट पड़ने पर मजबूर किया गया। यानी इस भाग में वह परेशान आदमी राजा, रानी और मंत्री जैसे बड़े लोगों के बारे में बात कर रहा है, शायद उसकी बुराई के बारे में। उसका दोस्त उसे सावधान रहने के लिए कहता है और कहता है कि ऐसे लोगों के बारे में बात करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वह आदमी गुस्से में कहता है कि अगर लोग उसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं और वह चुप नहीं रहेगा
और सबको बता देगा कि वे मूर्ख हैं। वे डंसियार नाम की किसी चीज़ का जिक्र करता है, शायद अपनी किसी लिखी हुई चीज़ का, जिसे वह सबके सामने लाना चाहता है ताकि सच्चाई पता चले। तो ये जो पोएम है दिखाती है, ये जो पार्ट है हमें ये दिखाता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वह बड़े लोगों से भी डरता नहीं है और अपनी बात कहने की हिम्मत रखता है, भले ही वह खतरनाक हो। तो इसे और समझते हैं लाइन बाय लाइन कि वे परेशान आदमी कहता है कि राजा का मंत्री जिसने सबसे पहले उन लोगों को देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी रानी को बोलने या फूट पड़ने पर मजबूर किया था। फिर वह अपने दोस्तों के साथ, और क्या मेरी हालत ज़्यादा बुरी नहीं है मेरे दोस्त, जब हर मूर्ख मेरे मुंह पर अपनी राय देते हैं। तभी ए नाम का एक दोस्त कहता है, अच्छे दोस्त सब्र करो, तुम खतरनाक बातें कर रहे हो। मैं कभी रानियों, मंत्रियों या राजाओं का नाम नहीं लूँगा। अपनी बातें अपने तक रखो और उन गधों को अपनी मर्जी करने दो। पर इस पर पी नाम का परेशान आदमी कहता है, कुछ नहीं, अगर वे काटे और लात मारे तो भी कुछ नहीं। फिर वह कहता है, इसे बाहर निकालो डंसियन, उस रहस्य को जाने दो, उस रहस्य को हर मूर्ख तक पहुंचा दो कि वह एक गधा है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये आदमी है वो कितनी मुश्किलों से घिरा हुआ है, कैसे लोग उसे तंग कर रहे थे और कैसे उसने अपनी निराशा और गुस्से को जाहिर किया। आखिर में वह थोड़ा थका हुआ और शायद हार मानने के मूड में लगता है। तो इसमें बहुत सारी अजीब चीज़ें हुई हैं। हमें पता चलता है कि कभी कभी बड़े लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। सो वो परेशान आदमी कहता है कि एक बार सच बताया गया था और मुझे झूठ और हमें झूठ क्यों बोलना चाहिए। मिडास की रानी सो गई थी और शायद वह भी सो जाए। फिर वह पूछता है, क्या तुम्हें यह क्रूर लगता है? इसे एक नियम की तरह मानो, कोई भी प्राणी मूर्ख की तरह थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं करता। वह कहता है, हंसी के ठहाके फूटते हैं कोड्रस की हंसी के ठहाके फूटते हैं कोड्रस, मेरे चारों ओर 3 बार टूटते हैं और तुम अपनी बेफिक्री में उस जोरदार आवाज़ को नहीं सुन सकते। रंगमंच का गड्ढा, दर्शक, दीर्घा और ऊपरी गैलरी सब तड़पते हुए हिल रहे हैं, लेकिन तुम एक फटकती हुई दुनिया के बीच भी बिना हिले खड़े हो। फिर वह पूछता है, कौन एक मामूली लेखक को शर्मिंदा करता है? एक मकड़ी का जाला तोड़ दो और वह तुरंत एक नया, पतला और खुद को खुश करने वाला धागा बना लेगी। तो इस कहानी के अंत में वह आदमी सच और झूठ के बारे में बात करता है। वह कहता है कि शायद ये जो पोयम है, कहानी नहीं पोयम, ठीक है, कि आदमी सच और झूठ के बारे में बात करता है। वह कहता है कि शायद उसे भी मिडास की रानी की तरह सो जाना चाहिए, शायद अपनी परेशानियों से आराम पाने के लिए। फिर वह पूछता है कि क्या उसकी बातें क्रूर लगती है, लेकिन कहता है कि कोई भी मूर्ख की तरह थोड़ा भी दुख महसूस नहीं करता। वह दुनिया में हो रही उथल पुथल के बारे में बताता है, लेकिन कहता है कुछ लोग बेफिक्र बने रहते हैं। आखिर में वह एक लेखक की तुलना मकड़ी से करता है, जो अगर उसका काम खराब भी हो जाए तो तुरंत नया काम शुरू कर देती है। तो अब इसके बाद का जो स्टैंजा है जो शुरू होता है, डिस्ट्रॉय हिज फिब और सोफिस्ट्री इन वेन, ठीक है। तो इस पोर्शन में क्या बताया गया है? तो इस छोटे से भाग में वह आदमी किसी बुरे आदमी के बारे में बात कर रहा है जो अपनी झूठी योजनाओं पर घमंड कर रहा है। वह पूछता है कि क्या उसकी बातों से किसी कवि या बड़े आदमी को बुरा लगता है। फिर वह बावियस और
बिशप फिलिप्स नाम के दो लोगों के बारे में पूछता है, शायद यह बताने के लिए कि कुछ लोग को अभी भी बुरे या मूर्ख लोग पसंद आते हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी बुरे लोग अपनी बुराई पर घमंड करते, ये जो पोएम है ये हमें दिखाती है कि कभी कभी बुरे लोग अपनी बुराई पर घमंड करते हैं और कुछ लोगों को उनकी बुराई में भी अच्छाई दिखती है। तो वह परेशान आदमी कहता है कि झूठ या चालाकी को बेकार कर दो। वह बुरा आदमी फिर से अपने गंदे काम में लगा हुआ है। वह अपनी कमज़ोर योजनाओं के बीच में सिंहासन पर बैठा है, अपनी पतली लाइनों के बीच बड़े जाल पर गर्व कर रहा है। फिर वह पूछता है कि मैंने किसको चोट पहुंचाई है? क्या किसी कवि ने या किसी बड़े आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाई है या परनासस की हंसी उड़ाई है? परनासस कवियों या कविता की एक काल्पनिक जगह है। फिर कुछ तारे बने हुए हैं, शायद कुछ बातें कहना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वह पूछता है, क्या बावियस को कभी भी किसी मेज पर जगह नहीं मिलती? क्या बिशप फिलिप को कभी भी कोई बुद्धिमान लगता है? तो इस छोटे से भाग में वह बुरे आदमी के बारे में बात कर रहा होता है जो झूठी योजनाओं पर घमंड कर रहा है। तो नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो शुरू हो रहा है, स्टिल सेफो होल्ड फॉर गोल्ड सेक, यू आर अ फ्रेंड, नो नेम्स बी काम, लर्न प्रूडेंस ऑफ अ फ्रेंड। तो इसमें हमने देखा कि कभी कभी शांत रहना और समझदारी से काम लेना बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि उनसे मुकाबला करना ज़रूरी हो जाता है और पाखंडी लोग तो खुले दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो समझते हैं इसको। ए नाम का दोस्त, ठीक है, यहाँ ए लिखा हुआ है ना, तो हाँ, ए नाम का दोस्त कहता है, रुको, भगवान के लिए शांत रहो, समझदारी सीखो, तुम किसी को नाराज़ कर दोगे और मैं तुमसे दुगना लंबा हूँ। फिर वह कहता है, कोई नाम नहीं, शांत रहो, एक दोस्त की समझदारी सीखो। इस पर पी नाम का परेशान आदमी कहता है, लेकिन मेरे दुश्मन ऐसे हैं, सभी पागल प्राणियों में अगर पढ़े लिखे लोग सही हैं तो चापलूस सबसे बुरा है। यह वह गुलामी है जो मारती है न कि काटती। फिर वह कहता है, एक मूर्ख जो गुस्सा करता है वह बिल्कुल बेगुनाह होता है। अफसोस, यह 10 गुना बुरा होता है जब वे पछताते हैं। वह आगे कहता है, एक ऊंचे और वीर रस वाले प्रोज में समर्पित करता है और 100 दुश्मनों से भी ज़्यादा मजाक उड़ाता है। इस भाग में दोस्त ए परेशान आदमी पी को शांत रहने और समझदारी से काम लेने की सलाह देता है, क्योंकि वह अपनी बातों से लोगों को नाराज़ कर सकता है। ए कहता है वह पी से बड़ा और ताकतवर है, शायद वह बताने के लिए कि उसे उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन पी कहता है कि उसे दुश्मन बहुत बुरे हैं और चापलूस तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उसकी गुलामी अंदर से मारती है। वह कहता है कि एक गुस्सा करने वाला मूर्ख भी उतना बुरा नहीं होता जितना कि एक पाखंडी जो बाद में पछताता है। फिर वह कहता है कि कुछ लोग अपनी बातों को बहुत ऊंचा चढ़ाकर और वीर रस में बताते हैं, लेकिन असल में वे 100 दुश्मनों से भी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, वन फ्रॉम ऑल गर्व स्ट्रीट विल माई फेम डिफेंड। तो इस वाले जो स्टैंजा में हम देखेंगे कि कैसे उसे हर तरफ से मुश्किलें आ रही है, बुरे दोस्त, दुश्मन, लालची लोग और ऐसे लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे। उसे लगता है कि सारी बुराई उसके अंदर आ गई है। तो कभी कभी हमें ऐसे लोगों से घिरा रहना पड़ता है जो हमें नीचा दिखाते हैं या फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो वह परेशान आदमी कहता है कि गर्व स्ट्रीट का कोई एक आदमी उसकी इज्जत बचाएगा और वह और भी ज़्यादा गाली देने वाला है, लेकिन खुद को उसका दोस्त कहता है। वह आदमी उसके पत्र छापता है और रिश्वत की उम्मीद करता है और दूसरे लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।
शायद उसकी लिखी हुई चीज़ें खरीदने के लिए कह रहे हैं। वह कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, वे उसकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि अमोमन में महान बेटे का एक कंधा बहुत ऊंचा था और किसी ने उसकी नाक की तुलना ओविड की नाक से की और फिर कहा, सर आपकी तो एक आँख है। फिर वह कहता है, चलो एहसान करने वाले प्राणियों, मुझे वह सब दिखाओ जिससे मेरे से बेहतर लोग की बदनामी हुई है, जो मुझ में आकर मिल गए हैं। तो इस कहानी के जो ये हमारी पोयम है, इसके अंत में वह आदमी कहता है कि एक ऐसा आदमी जो बहुत गाली देता है शायद उसकी इज्जत बचाएगा, लेकिन वह उससे रिश्वत चाहता है। ठीक है, यानी कि वह आदमी तो ये इस पोयम में वह आदमी कहता है कि एक ऐसा आदमी जो बहुत गाली देता है शायद उसकी इज्जत बचाएगा, लेकिन वह उससे रिश्वत चाहता है। दूसरे लोग उसकी लिखी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर में वो कहता है कि उन सभी बुरी चीज़ों को देखकर चाहता है जिनसे उसके से बेहतर लोगों की बदनामी हुई है और जो अब उसमें आ गए हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा जो कि शुरू होता है, से फॉर माई कम्फर्ट लैंग्विशिंग इन बेड जस्ट सो इमोर्टल मैरो हेल्ड हिज हेड। तो जो ये पोएम है, इसके जो इस स्टैंजा का जो एंड है उसमें हम तो वो जो आदमी होता है थोड़ा शांत होता हुआ लगता है। वह बड़े वकीलों की मौत के बारे में सोचता है और अपनी मौत के बारे में भी। वह पूछता है कि उसने लिखना क्यों शुरू किया, जैसे कि यह कोई गलती थी। वह कहता है कि जब वह छोटा था तभी से उसे तुकबंदी करना अच्छा लगता था और उसने इसके लिए कोई बुरा काम नहीं किया था। शायद इस कहानी का ये जो पोएम है इसका मतलब है कि कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें दुख होता है और हमें समझ नहीं आता हमें वह क्यों शुरू किया, लेकिन शायद वह हमारी किस्मत में लिखा था। तो इसको समझते हैं और अच्छे से। वह परेशान आदमी कहता है कि बिस्तर पर लेटे हुए अपनी तसल्ली के लिए वह सोचता है कि महान कवि मारो ने भी इसी तरह अपना सिर पकड़ा होगा, शायद दुख में। फिर वह कहता है, और जब मैं मर जाऊंगा तो ज़रूर मुझे बताना कि महान होमर 3000 साल पहले मर गए थे। ठीक है, कि मौत तो सबको आनी है। फिर वो पूछता है, मैंने क्यों लिखा? कौन सा अनजाना पाप मेरी माता पिता या मेरा अपना जिसने मुझे स्याही में डुबो दिया? ठीक है, वो लिखने के काम को एक मुसीबत मानता है। वह कहता है कि जब वह बच्चा था और न ही शोहरता का दीवाना था, तब भी वह तुकबंदी करता था क्योंकि वह अपने आप आती थी। उसने इस बेकार के काम के लिए कोई ज़रूरी काम नहीं छोड़ा, न ही उसने कोई कर्तव्य तोड़ा था, न ही अपने पिता की अवज्ञा का उल्लंघन किया था। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं जो कि शुरू होता है, द म्यूज बट सर्व टू ईज सम फ्रेंड नॉट वाइफ। सो इस भाग में वह आदमी अपनी कविता के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि उसने कविता इसलिए लिखी ताकि उसके दोस्त को थोड़ा आराम मिले, न कि अपनी पत्नी के लिए। वह अपनी ज़िंदगी को एक लंबी बीमारी की तरह मानता है और कहता है कि कविता ने उसे इस बीमारी को सहने में मदद की। फिर वह अर्बुथनॉट नाम के एक दोस्त को धन्यवाद देता है, शायद इसीलिए कि उस दोस्त ने उसकी देखभाल की और उसे जीना सिखाया। सो इसमें हमने देखा कि दोस्ती और कला हमें मुश्किल समय में सहारा दे सकते हैं। वह परेशान आदमी कहता है कि उसकी कविता यानी म्यूज़ सिर्फ कुछ दोस्तों को आराम पहुंचाने के लिए थी, उसकी पत्नी के लिए नहीं। वह कहता है कि वह उसकी लंबी बीमारी यानी उसकी ज़िंदगी के दौरान उसकी मदद करने के लिए थी। फिर वह अर्बुथनॉट नाम के किसी दोस्त को धन्यवाद देता है कि उसकी कला और देखभाल के लिए और उसे सिखाने के लिए कि
वह उस ज़िंदगी को कैसे सहन करे जिसे उसने बचाया है। तो जो नेक्स्ट लाइन्स है वो शुरू होती है, बट वाई देन पब्लिश ग्रैनविल द पोलाइट एंड नोइंग वॉल्श वुड टेल मी आई कुड राइट। तो इस भाग में वह आदमी सोच रहा है कि उसने अपनी कविताएं क्यों छापी। वह कुछ अच्छे लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने उसकी तारीफ़ की थी और उसे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये सभी लोग शायद उस समय के मशहूर और पढ़े लिखे लोग थे। वह कहता है कि इन सब लोगों ने उसकी कविताओं को पसंद किया था या कम से कम सुना तो था। तो हमने देखा कि कभी कभी हमें दूसरों की तारीफ़ और प्रोत्साहन से प्रेरणा मिलती है और हम अपने काम को दुनिया को दिखाने का फ़ैसला करते हैं। तो वह परेशान आदमी कहता है, लेकिन फिर मैंने क्यों छापा। वह ग्रैनविल नाम के एक भद्दे आदमी के बारे में बताता है और वॉल्श नाम के एक जानने वाले के बारे में जिन्होंने उसे कहा था कि वह लिख सकता है। सॉरी, भद्दे नहीं, भले, ठीक है। तो वह ग्रैनविल नाम के एक भले आदमी के बारे में और वेल्श नाम के एक जानने वाले के बारे में बताता है जिन्होंने उसे कहा था कि वह लिख सकता है। वह गार्थ नाम के एक दयालु आदमी के बारे में भी बताता है जिसने उसकी शुरुआती तारीफ़ की थी, और ग्राविक नाम के एक आदमी के बारे में जिसने उसे प्यार किया था, और स्विफ्ट नाम के एक आदमी के बारे में जिसने उसकी कविताओं को सहा था या फिर सुना था। वह दरबारी टेलवार्ट, समर्स और शेलफील्ड जैसे लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने उसकी कविताएं पढ़ी थी, और यहाँ तक कि मिट्रेस रोचेस्टर भी सिर हिलाए थे, शायद प्रशंसा में। नेक्स्ट स्ट्रेंजा जो कि शुरू होता है, एंड सेंट जॉन सेल्फ ग्रेट डायरन्स फ्रेंड बिफोर विद ओपन आर्म रिसीव्ड वन पोइट मोर। तो इस पार्ट में वह आदमी उन अच्छे और मशहूर लोगों के बारे में और बताता है जिन्होंने उसकी तारीफ़ की थी और उसे प्यार दिया था। वह कहता है कि दुनिया को उन्हीं की राय माननी चाहिए, न कि कुछ और बुरे लोगों की। वह अपनी कविताओं को बहुत कोमल और सुंदर बताता है, जैसे एक सजी हुई महिला या एक प्यारी सी नदी। वह कहता है कि ऐसे कवियों से किसी को क्या बुरा लग सकता है। तो इसमें हमने देखा कि जब बड़े बड़े और समझदार लोग हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हम सोचते हैं कि हमारा काम अच्छा है। तो वो परेशान आदमी आगे कहता है कि सेंट जॉन खुद, जो महान ड्राइडन के पहले दोस्त थे, ने एक और कवि को खुले हाथों से स्वीकार किया था। शायद वह खुद की बात कर रहा है। वह कहता है कि उसकी पढ़ाई खुशहाल थी जब इन लोगों ने उसे सराहा। उसका लेखन होना और भी ज़्यादा खुशहाल था जब इन लोगों ने उसे प्यार दिया। वह कहता है कि इन्हीं लोगों से दुनिया आदमियों और किताबों का न्याय करेगी, न कि बर्नेट्स, ओल्ड मिकसन्स और क्रुक्स जैसे लोगों से। ठीक है, तो वो दूसरे लेखक या आलोचक थे जिनकी राय वह ज़्यादा नहीं मानता। वह कहता है कि उसकी कविताएं कोमल थी, भला कोई नाराज़ हो सकता था, या साफ सुथरे वर्णन में ही समझदारी थी। वह कहता है कि उसकी कविता का विषय जेंटल फैनी जैसा था, एक सजी हुई मालकिन या एक कलकल करती हुई नदी